बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुटी के बारे में। इसकी प्रोविजन हमें मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर, जो देखने में तो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन बाज प्रोफेशनल के लेक ऑफ नॉलेज और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की वजह से इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। उनको ये चीज नहीं समझ आ रही होती कि आइदर प्रोविजन तो मौजूद है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में हमें 6 क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन मिलती है, उनमें से किस पे अप्लाई होती है और किस पे नहीं अप्लाई होती, कौन कौन से एम्प्लॉयर पे ये अप्लाई होती है, कौन से वर्कर इसके अंडर एलिजिबिलिटी फॉल करते हैं, लेंथ ऑफ सर्विस के साथ तो लिंक्ड है, लेकिन लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेट कैसे की जाती है, कैलकुलेशन के टाइम पे वेज कौन सी अमाउंट कंसीडर की जाती है, किन सिचुएशन में ये पेएबल होती है, किन सिचुएशन में पेएबल नहीं होती, सिंध के लिए बिफोर 18th अमेंडमेंट इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीकाकार है और आफ्टर 18th अमेंडमेंट इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इससे जुड़े कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रेजुटी बेसिकली होती क्या। ग्रेजुटी एक टर्मिनल बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर्स ने अपने पास मौजूद तमाम तर वर्कर्स को एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस अदा करना होता है। ये बेनिफिट लेंथ ऑफ सर्विस के साथ लिंक्ड होता है। जैसे जैसे वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे इस बेनिफिट की अमाउंट भी रेज होती जाती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इन द स्टार्ट ग्रेजुटी वॉलेंटरली बेसिस पे अदा की जाती थी, लेकिन लेटर ऑन इसको लॉ का हिस्सा बनाया गया और इसकी जो प्रोविजन है वो हमें मिलती है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 में। इनिशियली ग्रेजुटी की जो अदायगी थी वो बेसिकली हर कंप्लीटेड ईयर के अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को 15 डेज सैलरी अदा करनी होती थी, लेकिन 1973 इन 15 डेज को बढ़ा के 20 डेज कर दिया गया और लेटर ऑन इन 1994 इसको 20 डेज से बढ़ा के 30 डेज पे ले आया गया, यानी हर कंप्लीटेड ईयर के लिए एम्प्लॉयर को अपने वर्कर्स को 30 दिन की जो उनकी वेज है वो अदा करनी होती है। लेकिन बिफोर 18th अमेंडमेंट तो ओवरऑल पाकिस्तान में स्टैंडिंग ऑर्डर का एक ही कानून एप्लीकेबल था, लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट जबकि लेबर कवानीन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, तो सिंध ने और खैबर पख्तूनख्वा ने अपना स्टैंडिंग ऑर्डर अमेंड कर लिया। अभी खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, और सिंध में द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 एप्लीकेबल है। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में उनका जो 2013 वाला मैंने आपको कानून बताया वो अप्लाई होता है। इसके अलावा पंजाब में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में जो 1968 वाले स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो स्टिल आफ्टर फ्यू अमेंडमेंट्स स्टिल एप्लीकेबल है। और इन तमाम तर एरियाज में एप्लीकेबल ये जो 1968 वाला स्टैंडिंग ऑर्डर है इसके मुताबिक, और खैबर पख्तूनख्वा में जो 2013 वाले स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं इनके मुताबिक वर्कर को फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 30 दिन की वेज की अदायगी होती है। लेकिन सिंध ने आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो अपना कानून अमेंड किया है स्टैंडिंग ऑर्डर का, उसमें उन्होंने ये जो 30 डेज वेजेस है इनको रिप्लेस करके 1 मंथ कर दिया है, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के मुताबिक जो मंथ है, बेसिकली जो वेज मंथ है, वो 26 दिन का होता है। लिहाजा सिंध में जो ग्रेजुटी की अदायगी है वो 26 दिन वेज के हिसाब से होती है, और इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में जो ग्रेजुटी की अदायगी है वो 30 दिन की वेजेस बेसिकली अदा की जाती है। मजीद स्टैंडिंग ऑर्डर के स्कोप में तमाम तर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं या आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके ऊपर जो ये ग्रेजुटी की प्रोविजन है इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ नंबर ऑफ वर्क फोर्स को फुलफिल करने की बेसिकली रिक्वायरमेंट है, जिसको आप जब मीट करते हैं तो आप पे ग्रेजुटी का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो अप्लाई होता है, अदरवाइज ये आप पे अप्लाई नहीं होता। ये चीज मैं फर्दर आपको एक टेबल की मदद से जस्टिफाई कर देती हूँ। एक तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके स्पेसिफिक एरिया में जो लॉ अप्लाई हो रहा है उसके मुताबिक ग्रेजुटी किस स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर डिफाइंड है, और इसके अलावा आप जिस भी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, आइदर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट, आपके स्पेसिफिक एरिया में आपको कितनी नंबर ऑफ वर्क फोर्स को मीट करना है, देन आप पे जो ग्रेजुटी का स्टैंडिंग ऑर्डर है ये अप्लाई होता है। ये हम देख लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है
अब अगर तो आप पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या इस्लामाबाद के इलाके से हैं तो आपके एरिया में एप्लीकेबल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 12 के सबसेक्शन 6 में आपको ग्रेजुटी की प्रोविजन मिलती है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 के स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 के सबसेक्शन 6 में आपको ग्रेजुटी की प्रोविजन मिलती है। और अगर आप सिंध से हैं तो सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 में हमें स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 16 के सबसेक्शन 6 के अंदर ग्रेजुटी की प्रोविजन मिलती है। अच्छा, आगे हम इदारों की कुछ लाइक एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि ग्रेजुटी की जो प्रोविजन है वो इदारों के ऊपर किस सूरत में अप्लाई होती है। इन केस ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, आपके एरिया में अप्लाई होता है द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968। इसके मुताबिक अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 49 की वर्कफोर्स काम कर रही हो या पिछले 12 माह के अरसे में करती रही हो। और अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों। ऐसी सूरत में आप पे जो ग्रेजुटी की प्रोविज़न है वो अप्लाई होती है। फर्दर, खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2013 के मुताबिक अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके पास कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों या करते रहे हों। और अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके पास कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों या करते रहे हों तो आप पे ग्रेजुटी की प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होती है। फर्दर, द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 के मुताबिक इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है कि आपके पास 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों या इन केस ऑफ कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट आपके पास कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों या करते रहे हों पिछले 12 माह के अरसे में। तो ऐसे में जो ग्रेजुटी का स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आप पे अप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फर्दर चीज़ की जस्टिफिकेशन आपको दे दूँ। मैं सिंध की बात कर रही हूँ। द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 में जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 फर्दर बी है, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 16 है, जो बेसिकली सिंध में का स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसमें ग्रेजुटी डिफाइन हुई हुई है। यहाँ पे सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 फर्दर बी में मेंशन है कि स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 पे जो है वो उस सूरत में इदारों पे अप्लाई होता है जब वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। लाइक आप जब देखेंगे तो आपको ग्रेजुटी वाले स्टैंडिंग ऑर्डर की वहाँ पे प्रोविज़न नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये बेसिकली एक टाइपिंग एरर है। जो लेजिस्लेचर है उसने मेंशन यहाँ पे सेक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 16 सबसेक्शन 6 करना था, लेकिन बाय टाइपिंग एरर वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 सबसेक्शन 6 का जिक्र है। जबकि आप स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 सबसेक्शन 6 जब अपने लॉ में देखेंगे तो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 का कोई फर्दर सेक्शन है ही नहीं। तो ये बेसिकली एक टाइपो एरर है, लिहाजा आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली ग्रेजुटी के ही स्टैंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे जिक्र लेजिस्लेचर करना चाह रहा था। फर्दर जहाँ तक बात रही लॉ की करेक्शन की, तो ये हमने अथॉरिटीज़ के साथ हम ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं, उन्हें ये चीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि लॉ में ये जो कुछ एरर है इसको करेक्ट किया जाए। आगे हम ये देख लेते हैं कि ग्रेजुटी के लिए कौन कौन से वर्कर्स एंटाइटल्ड होते हैं। ये एक बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग आप कह लें या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आप कह लें, ये एक बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है लॉ की। अक्सर एम्प्लॉयर्स में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ग्रेजुटी के लिए उनके पास मौजूद सिर्फ परमानेंट वर्कर्स जो हैं वो इंटाइटल्ड हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं ये बात, आप अपना लॉ उठा के देख लें, वहां पे क्लियर कट वर्ड यूज है एवरी वर्कर। Every worker means every worker who are under classification of workman or worker in the standing orders applicable in all over the Pakistan. पाकिस्तान के तमाम तर पाकिस्तान में एप्लीकेबल जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन है या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर वट एवर द नेम इज,
उनमें जितनी 6 क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स आपके पास मौजूद है वो तमाम तर वर्कर्स इस ग्रेजुटी के लिए एंटाइटल्ड हैं, अगर वो जो सर्विस बेसिकली लिमिट है, जो सर्विस रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं, तो एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे ग्रेजुटी टू एवरी वर्कमैन जो उनके भी इदारे में मौजूद हैं, चाहे वो एक परमानेंट वर्कर है, प्रोबेशनर है, टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, अप्रेंटिस है, जो भी है। अगर वो अपनी सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस को उसको मीट कर रहा है जो लॉ में रिक्वायरमेंट है ग्रेजुटी के लिए, तो वो वर्कर ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल है। मजीद में इसमें आपको एक चीज बता दूं, ग्रेजुटी सर्विस से सेपरेशन की सूरत में अदा की जाती है, लेकिन जो वो सेपरेशन है वो इन केस ऑफ मिसकंडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर तो सेपरेशन फ्रॉम सर्विस ड्यू टू मिसकंडक्ट हो रही है तो वर्कर ग्रेजुटी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि ये जो मिसकंडक्ट है ये प्रूव्ड मिसकंडक्ट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कर ने कुछ भी कर दिया, एम्प्लॉयर ने उस पर एलिगेशन लगा दिया इसने मिसकंडक्ट किया, नो। डोमेस्टिक इंक्वायरी के थ्रू जो भी बेसिकली लॉ में एक कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है इन केस ऑफ मिसकंडक्ट फॉलो करने के लिए, उस कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू अगर वो मिसकंडक्ट प्रूफ होता है देन वो मिसकंडक्ट है और जो वर्कर है ग्रेजुटी के लिए देन एंटाइटल्ड नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वर्कर ग्रेजुटी के लिए एंटाइटल्ड है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस। मजीद एक चीज मैं इसमें ऐड करती चलूं कि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि ग्रेजुटी अप्लाई होती है वर्कर पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 30 डे वेज और इन केस ऑफ सिन 26 डे वेज, ठीक है। लेकिन वहीं पे लॉ में एक चीज और भी लिखी हुई है कि एनी वर्कर जो भी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स काम करता है उसके लिए भी ग्रेजुटी की इंटाइटलमेंट है, ठीक है। इस चीज को थोड़ी इसमें कंफ्यूजन पाई जाती है अक्सर, मैं आपको इस चीज को जस्टिफाई कर देती हूँ। देखें, अगर आपके पास एक वर्कर फॉर एग्जांपल 7 मंथ्स काम करता है और उसके बाद वो सर्विस छोड़ रहा है या आप उसको निकाल रहे हैं अदर देन मिसकंडक्ट किसी भी सूरत में उसकी सर्विस से सेपरेशन हो रही है, तो वो जो 7 मंथ्स है वो 1 ईयर ही कंसीडर होगा। लेकिन इन केस वर्कर की सर्विस कंटिन्यू चल रही है, फॉर एग्जांपल वर्कर आपके इदारे में काम करता है 1 साल और 8 माह, देन उसका जो सर्विस टेन्योर है वो ग्रेजुटी के लिए 2 इयर्स ही कंसीडर होगा। मींस अगर सर्विस कंटिन्यू चल रही है तो एवरी कंप्लीटेड ईयर आप उसको 1 ईयर कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर सर्विस टर्मिनेट हो रही है या सर्विस से सेपरेशन हो रही है तो उसकी जो भी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स भी सर्विस है उसको भी 1 ईयर ही कंसीडर किया जाएगा। मजीद में ग्रेजुटी की जो कैलकुलेशन है इन बोथ कंडीशंस, दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं इन केस ऑफ सिंध और जो ओवरऑल पाकिस्तान में ग्रेजुटी की एप्लीकेबिलिटी है उसके मुताबिक जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये क्राइटेरिया बेसिकली अप्लाई होता है पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में। मजीद सिंध के इलाके में भी सेम कैलकुलेशन क्राइटेरिया अप्लाई होता है, सेम फार्मूला अप्लाई होता है बिफोर 21 मार्च 2016। यानी 21 मार्च 2016 से पहले पहले की जो वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस है अगर उस पर ग्रेजुटी पेएबल है तो उस पर सेम फार्मूला ही अप्लाई होगा। इसके अलावा जो सिंध ने आफ्टर दिस डेट अपना जो लॉ अमेंड किया है उस अमेंडमेंट के मुताबिक जो ग्रेजुटी की कैलकुलेशन है वो भी मैं मज़ीद आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, इसमें हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जी ग्रेजुटी का मंथली ग्रॉस वेजेस डिवाइडेड बाय 26। बेसिकली ये जो पार्ट है फॉर्मूले का, इससे आपके पास आ जाएंगी वर्कर की 1 डे वेज यानी पर डे वेज। जब आपके पास वर्कर की पर डे वेज आ जाएगी तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। अब 30 क्या है? 30 हमारा बेसिकली रेट ऑफ ग्रेजुटी है जो हमें लॉ में मिलता है कि वर्कर को एवरी कंप्लीटेड ईयर पे 30 दिन की जो वेज है उसकी वो अदा की जाएगी। तो जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बेसिकली 30 दिन की वर्कर की वेज आ जाएगी। मजीद इसको आगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस के साथ। इस तरह वर्कर की जो भी लेंथ ऑफ सर्विस बनती है उस पर जो ग्रेजुटी पेएबल है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। We will consider an example here. Let's suppose एक वर्कर है जिसकी ग्रॉस मंथली वेज जो है वो है 22,500 रुपये।
और वो अपनी सर्विस से सेपरेट हो रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 7 years and 8 months ड्यू टू एनी रीजन अदर देन मिसकंडक्ट, यानी उसकी सर्विस से जो सेपरेशन है वो ड्यू टू मिसकंडक्ट नहीं हो रही है, इसके अलावा और कोई रीज़न है। इट्स मीन अगर ड्यू टू मिसकंडक्ट नहीं वो सेपरेट हो रहा है सर्विस से, तो इट्स मीन उसको ग्रेजुटी पेएबल है। हमारे पास आ जाती है वर्कर की मंथली ग्रॉस वेज इज इक्वल टू 22,500 रुपीज़, और वर्कर की जो एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस है वो है 7 years and 8 months। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्कर अगर अपनी जॉब से सेपरेट हो रहा है, ऐसे में उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months है वो भी 1 year ही कंसीडर होती है फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। यानी अगर इस वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस है 7 साल और 8 माह, तो उसकी बेसिकली जो लेंथ ऑफ सर्विस ग्रेजुटी के लिए बनेगी वो 8 years ही कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे हम निकालेंगे जी वर्कर की पर डे वेज। वो हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपल उसकी मंथली एवरेज वेज को डिवाइड कर देंगे 26 पे। इस तरह ये 865 रुपीज़ जो है ये वर्कर की पर डे वेज आ गई हमारे पास। इसको फर्दर हम 30 डेज वेजेस निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। 865 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 25,961 रुपीज़। ये बेसिकली वर्कर की 30 दिन की वेज आ गई आपके पास। अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली इसकी ये जो 30 डे वेज है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस के साथ, यानी 8 के साथ। इस तरह ये आपके पास फाइनल जो बेसिकली ग्रेजुटी की अमाउंट पेएबल है इस वर्कर की वो आ जाएगी फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जांपल। आगे हम देख लेते हैं कि सिंध में ग्रेजुटी की कैलकुलेशन कैसे होती है। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 21 मार्च 2016 से पहले पहले सिंध के इलाके में भी ग्रेजुटी की कैलकुलेशन का सेम फार्मूला है, सेम क्राइटेरिया है जो मैंने आपको अभी पहले एक्सप्लेन किया है। लेकिन आफ्टर 21 मार्च 2016 सिंध के लॉ में कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये बेसिकली वो डेट है जिस पे सिंध में जो उनका अमेंडेड लॉ है, अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो अप्लाई हुए हैं। अब बिफोर अमेंडमेंट तो ओवरऑल पाकिस्तान में ग्रेजुटी की जो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया था वो बेस कर रहा था 30 डेज वेजेस पे। लॉ में ये चीज़ बहुत क्लियर कट लिखी हुई है कि 30 दिन की वेजेस हर वर्कर को उसकी एवरी कंप्लीटेड ईयर के अगेंस्ट पे होगी। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट सिंध ने जब अपना स्टैंडिंग ऑर्डर अमेंड किया है तो उसमें उन्होंने 30 डेज वेजेस को अमेंड करके उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है 1 मंथ वेजेस के साथ। और एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो वेज मंथ है वो 26 दिन का होता है। लिहाजा इस डेट के बाद से जो भी ग्रेजुटी की कैलकुलेशन है वो 26 दिन के ही हिसाब से होती है। हम सेम एग्जांपल को कंसीडर करेंगे अगेन। लेट सपोज वर्कर की जो मंथली एवरेज वेज है वो है 22,500 और वर्कर की जो एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस है वो है 7 साल और 8 माह। ये सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लेंथ ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 year ही कंसीडर होगा। लिहाजा उसकी जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस बनती है, बेसिकली ईयर ऑफ सर्विस जो बनते हैं वो 8 years ही बनेंगे। आप क्योंकि हमारे पास 22,500 रुपीज़ वर्कर की मंथली वेज है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेज मंथ जो है वो 26 दिन का होता है, लिहाजा ये जो अमाउंट है 22,500 इट्स मीन ये 26 दिन की अदायगी है। आप इसमें कैलकुलेशन के लिए सिंपली आप इस अमाउंट को वर्कर की 1 मंथ वेज को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस के साथ। तो ये जो अमाउंट आपको शो हो रही है 1,80,000 रुपीज़, ये बेसिकली वर्कर की एट द एंड ऑफ सर्विस पेएबल होगी एज ग्रेजुटी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इन केस कोई ऐसी लाइक आपके पास कोई ऐसा केस है कि वर्कर की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कुछ सर्विस 21 मार्च 2016 से पहले की है और कुछ सर्विस इसके बाद की है, तो इसमें आप ऐसा करेंगे कि इससे पहले की जो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर ग्रेजुटी 30 डेज वेजेस के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी और इस डे के बाद की जो ग्रेजुटी है वो बेसिकली 26 दिन के हिसाब से पेएबल होगी। अब आखिर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं इसको रिपीट कर रही हूँ जस्ट टू एम्फसाइज द पॉइंट।
मैंने आपको बताया कि ग्रेजुटी का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें ये चीज क्लियर कट लिखी हुई है कि दिस इज फॉर एवरी वर्कर। एवरी वर्कर मींस एवरी वर्कर जो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में वर्कर की क्लासिफिकेशन के अंडर फॉल कर रहा है। इस चीज को आप मजीद बेसिकली जो वर्कर की एलिजिबिलिटी है इसको आप 4 पॉइंट्स में याद कर लें। नंबर 1, वर्कर जिस इदारे में काम कर रहा है वो इदारा ग्रेजुटी की एप्लीकेबिलिटी के अंडर आ रहा हो। नंबर 2, वर्कर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन में फॉल कर रहा है। जो 6 क्लासिफिकेशन हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर में मौजूद है उन 6 में से किसी एक के भी अंडर वो फॉल कर रहा है। नंबर 3, वर्कर की लेंथ ऑफ सर्विस जो कि बेसिकली ग्रेजुटी के लिए रिक्वायर्ड है वो उस लेंथ ऑफ सर्विस को मीट कर रहा है। और लास्ट वन इज कि वर्कर जब सर्विस से सेपरेट हो रहा है वो सेपरेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट नहीं है। अगर वर्कर इन 4 पॉइंट्स को मीट कर रहा है तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं है उसको ग्रेजुटी अदा ना करने का। मजीद मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करती चलूं, अक्सर हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें पाई जाती है कि उनकी प्रेमिसेस में काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर उनका वर्कर नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड करती चलूं, आपको मैं चीज क्लियर कर दूं। आपकी प्रेमिसेस में काम करने वाला कोई भी वर्कर, चाहे वो आपने डायरेक्ट एम्प्लॉय किया है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपने उसको लाइक अपनी प्रेमिसेस में काम करने के लिए रखा हुआ है, सबसे पहले तो उस वर्कर की जो लीगल बेनिफिट्स हैं उनकी अदायगी उसके कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को लीगल ड्यूज अदा नहीं करता, लीगल बेनिफिट्स जो है जो लॉज में मौजूद हैं वो कॉन्ट्रैक्टर उनकी अदायगी नहीं करता, देन बीइंग अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको ग्रेजुटी की अदायगी करें या उसका जो भी लीगल बेनिफिट है उसकी अदायगी करें। क्यों? क्योंकि वो वर्कर आपकी प्रेमिसेस में काम कर रहा है, लिहाजा उसकी जो भी लीगल बेनिफिट्स हैं उनकी अदायगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इसमें इस चीज को मैं मजीद एक पॉइंट से आपको जस्टिफाई कर देती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेबिलिटी वाले सेक्शन में आपको बताया कि आपके इदारे में इतनी नंबर ऑफ वर्कफोर्स काम कर रही होगी तो आप पे ग्रेजुटी का स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो नंबर ऑफ वर्कफोर्स है इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी जो कैलकुलेशन है आपके इदारे में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को कैलकुलेट करके पूरी पड़ती है, चाहे वो कोई सी कॉन्ट्रैक्टर का बंदा हो, यानी आपने इनडायरेक्टली उसको काम पे रखा हुआ हो या डायरेक्टली रखा हुआ हो। जब आप वर्कर की कैलकुलेशन करते हैं तो इन तमाम को कैलकुलेट करके आपकी वर्कफोर्स पूरी होती है। मजीद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इन केस अगर कोई फिक्स्ड रेटेड पर्सन है तो उसकी जो ग्रेजुटी की अदायगी है वो उसकी लास्ट मंथ की जो ड्रॉन वेज है उसके ऊपर होती है। और अगर कोई पीस रेटेड वर्कर है तो पीस रेटेड वर्कर के लिए जो ग्रेजुटी है वो उसकी लास्ट 12 मंथ्स की जो ड्रॉन वेजेस है उसमें जिस मंथ में उसने हाईएस्ट वेज ड्रॉ की है उस वेज के ऊपर बेसिकली वर्कर की ग्रेजुटी कैलकुलेट होगी, पीस रेटेड वर्कर की। अच्छा, इसी से लिंक्ड एक और कंफ्यूजन अक्सर देखने में आती है कि ये चीज भी क्लियर हो रही होती है कि वर्कर की सैलरी का कौन सा पार्ट उसकी वेज कंसीडर होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी। अक्सर इदारे जो हैं मोस्टली उन्होंने वेज को बेसिकली डिवाइड किया होता है, लाइक बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट वगैरह, इन तमाम तरह सेक्शंस में उसको डिवाइड किया होता है बिट्स एंड पीसेस में। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लॉ में बेसिक सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉ में जस्ट एक वर्ड यूज है, दैट इज वेज। वेज आपकी सैलरी का वो पार्ट होता है जो कि रेगुलर होता है, परमानेंट होता है, अनकंडीशनल होता है। आपकी सैलरी का वो पार्ट जो कि आपको रेगुलरली पेड होता है, विदाउट एनी कंडीशन पे होता है। लेट्स से आपके इदारे में कोई अटेंडेंस अलाउंस किया जाता है और वो इस चीज पे बेस कर रहा होता है कि वर्कर 90% अटेंडेंस को मीट करेगा तो उसको ये अलाउंस दिया जाएगा, अगर उसकी अटेंडेंस 90% नहीं बनेगी तो ये अलाउंस नहीं पे होगा। इट मींस दिस इज कंडीशनल। ये डिपेंड कर रहा है 90% अटेंडेंस के क्राइटेरिया पे। अगर अटेंडेंस को मीट नहीं करता वर्कर तो उसको नहीं पे होगा। इट्स मीन ये आपकी वेज नहीं है। आपकी वेज आपकी सैलरी का वो पार्ट है जो कि रेगुलर है, परमानेंट है, अनकंडीशनल है, आपको रेगुलरली पे होता है। ये
पार्ट जो है आपकी सैलरी का वो आपकी वेज है, और उसी वेज के ऊपर वर्कर की जो ग्रेजुटी है वो कैलकुलेट होती है। मजीद इसमें एक पॉइंट, इन केस वो वर्कर जिसकी बेसिकली ग्रेजुटी पेएबल है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वर्कर की जो सर्विस से सेपरेशन है वो इन केस ऑफ डेथ हो रही हो, तो ऐसे में वर्कर के जो भी लीगल हेयर्स हैं वो ग्रेजुटी की पेमेंट हासिल करने के लिए हकदार होते हैं। और ऐसे में ग्रेजुटी की जो अदायगी है वो एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं होती। इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर को करना ये होता है कि ग्रेजुटी की पेमेंट का चेक इशू होता है कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट, और लाइक एम्प्लॉयर वहां पे उस कोर्ट में इस चेक को सबमिट करवा देता है, और वहीं पे कमिश्नर के सामने एम्प्लॉय वर्कर के जो लीगल हेयर्स हैं उन्होंने अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ, बेसिकली जो इस चीज का प्रूफ होता है कि ये जो पर्सन है वो इंतकाल कर जाने वाले वर्कर का लीगल हेयर है, लीगल सर्वाइवर है, वहां पे सक्सेशन सर्टिफिकेट पेश करके, और जो भी हर सर्वाइवर का एक लीगल शेयर बनता है वर्कर की ग्रेजुटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन इस अमाउंट की अदायगी वर्कर के सर्वाइवर्स को कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करती चलूँ, ये पॉइंट प्रोफेशनल्स के लिए भी है और वर्कर्स के लिए भी है, कि इन केस एम्प्लॉयर वर्कर की डेथ के बाद या वर्कर की लाइफ में ही उसकी जो ग्रेजुटी की अदायगी है उसको अपहोल्ड कर लेता है, अदायगी नहीं करता, तो ऐसे में वर्कर के पास ये राइट है, या वर्कर के जो सर्वाइवर्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के पास या लेबर डिपार्टमेंट में या वेज कमिश्नर में एप्लीकेशन इस अमाउंट की रिकवरी के लिए दे सकते हैं। और मैं मजीद एक पॉइंट ऐड कर दूं, अगर तो वर्कर इस एप्लीकेशन को दे देते हैं और एम्प्लॉयर के ऊपर ये चीज प्रूव हो जाती है कि उसने जो ग्रेजुटी की अमाउंट है उसको अपहोल्ड किया हुआ है, अदा नहीं की वर्कर को, जो कि उसका लीगल राइट था, तो ऐसे में एम्प्लॉयर ग्रेजुटी तो अदा करेगा ही करेगा, साथ में फाइन जो भी पेनल्टी उसको पड़ेगी वो भी अदा करते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये चीज कि ये अक्सर देखने में आता है कि एम्प्लॉयर्स ग्रेजुटी की अदायगी वर्कर्स को हर साल के इख्तिताम पे कर देते हैं। ये एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है जो अक्सर हमारे इदारों में फॉलो होती है। ग्रेजुटी की अदायगी ड्यूरिंग सर्विस नहीं हो सकती। ग्रेजुटी टर्मिनल बेनिफिट है, वो सर्विस से सेपरेशन की सूरत में ही अदा होता है। अब सर्विस से सेपरेशन की सूरत में क्यों अदा होता है? बेसिकली लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आप आज अपने एक वर्कर को ग्रेजुटी की अदायगी कर रहे हैं, जबकि आज वर्कर की जो वेज है वो है 20,000, और आज से 5 साल के बाद वो वर्कर अपनी सर्विस से सेपरेट होता है जब उस वर्कर की वेज लेट से 28,000 है। तो बेसिकली आपने आज उसको उस ग्रेजुटी की अदायगी कम अमाउंट पे कर दी है, क्योंकि ग्रेजुटी की जो अमाउंट अदा होती है वो बेसिकली वर्कर की लास्ट ड्रॉन वेज पे कैलकुलेट होती है, या पीस रेटेड वर्कर की भी 12 माह की जो हाईएस्ट ड्रॉन वेज होती है उसके ऊपर होती है। लिहाजा अगर आप उसको आज कम अमाउंट पे पे कर रहे हैं जबकि उसको इससे ज्यादा अमाउंट पे ग्रेजुटी पे होनी चाहिए थी एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस या सेपरेशन फ्रॉम सर्विस, तो ऐसे में आप उसकी बहुत सारी जो एक अमाउंट है उसको लाइक खत्म कर रहे हैं, जो चीज वर्कर को तो नहीं पता लेकिन वो आपको पता था कि लीगली उसका क्या राइट बनता है, जो कि आपने लीगल पेमेंट करके बेसिकली उसकी एक हैवी अमाउंट जो है उसको अपहोल्ड कर लिया है या उसको खत्म कर दिया है, जो कि वर्कर के साथ एक इंतहाई ज्यादती है जो अक्सर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो करते हैं। लिहाजा अगर आप अपने इदारे में ऐसी कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आप ये चीज सुन लें कि ये एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। ऐसे पेमेंट नहीं होती ग्रेजुटी की। ग्रेजुटी की पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ही होती है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करती चलूं कि ग्रेजुटी की जो पेमेंट है वो प्रॉफिट और लॉस पे बेस नहीं करती। अगर एम्प्लॉयर प्रॉफिट अर्न कर रहा है या एम्प्लॉयर लॉस बेयर कर रहा है, ये चीज मैटर नहीं करती वर्कर को ग्रेजुटी की अदायगी के लिए, क्योंकि बेसिकली ग्रेजुटी वर्कर ने ड्यूरिंग सर्विस अर्न की होती है। तो एट द टाइम ऑफ सेपरेशन अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो इसमें वर्कर का कोई कसूर नहीं है, उसने ये बेनिफिट अपनी सर्विस के साथ अर्न कर लिया है, एंड एम्प्लॉयर इज बाउंड कि जब वो सर्विस से सेपरेट हो रहा है तो वो उसको ग्रेजुटी की अदायगी करेगा, चाहे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या वो लॉस बेयर कर रहा है। ये वर्कर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एम्प्लॉयर के ऊपर
एम्प्लॉयर इस चीज के लिए बाउंड है कि वर्कर को सर्विस से सेपरेशन के मौके पर उसकी ग्रेजुटी की अदायगी करे, जो भी उसका लीगल अमाउंट बेसिकली बन रही होती है उसके ऊपर। अच्छा, एक और प्रैक्टिस अक्सर मेरी नजर से गुजरती है कि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि वर्कर ने अगर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स काम किया है तो उसके वो जो 6 माह से एक्सेस का ड्यूरेशन है वो बेसिकली मिला के 1 ईयर ही कंसीडर होता है फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। लेकिन अक्सर ये चीज भी देखने में आती है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो इस कंडीशन में वर्कर को प्रो रेटा बेसिस पे अदायगी कर रहे होते हैं ग्रेजुटी की। लेट से अगर वर्कर ने आपके दायरे में काम किया है 1 साल और 8 माह, तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि वर्कर को उसकी जो 1 ईयर की ग्रेजुटी है उसको डिवाइड कर देते हैं 12 पे। इस तरह वर्कर की 1 मंथ की ग्रेजुटी निकल आती है और फिर वो उसको 1 ईयर की जो ग्रेजुटी है वो तो उसको 30 डेज वेज या सिंध की सूरत में जो 26 दिन की वेज है वो अदा कर देते हैं। लेकिन जो बाकी के 8 माह है उसको वो सिंपली जो उसकी 1 मंथ की ग्रेजुटी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 8 के साथ, और इस तरह वर्कर को 1 साल और 8 माह की ग्रेजुटी की अदायगी कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स किसी वर्कर ने काम किया है तो ये जो ड्यूरेशन है उसका 1 ईयर ही कंसीडर होता है फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। लिहाजा आप वर्कर को प्रो रेटा बेसिस पे इसकी अदायगी नहीं कर सकते। जो लॉ ने आपको बात कही है उसी बेसिस पे वर्कर को उसकी ग्रेजुटी की अदायगी की जाती है। एक पॉइंट और, सिंध में जो स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल है उनके मुताबिक जो सीजनल वर्कर्स हैं उनको भी ग्रेजुटी की अदायगी होती है। हर कंप्लीटेड सीजन के लिए वर्कर को उसकी जो एक 26 दिन की वेज है वो अदा करने का एम्प्लॉयर पाबंद है इन केस ऑफ सिंध। मजीद एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई और मैं इसको रिपीट करती चलूं कि लेट से सिंध के एरिया के किसी वर्कर की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो इस तरह से बन रही है कि कुछ सर्विस जो है वो उसकी बिफोर 18th अमेंडमेंट बन रही है, जबकि सिंध का लॉ अमेंड नहीं हुआ था। ओवरऑल पाकिस्तान में एक ही कानून अप्लाई होता था। और कुछ सर्विस जो है वर्कर की वो आफ्टर 18th अमेंडमेंट की बन रही है, जबकि सिंध ने अपना लॉ अमेंड करके अपनी जो ग्रेजुटी का रेट है वो रिवाइज कर दिया। तो ऐसे में आप इस वर्कर की जो ग्रेजुटी है वो कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि जो बिफोर 18th अमेंडमेंट का ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ सर्विस है, उस पे आप उसको 30 डेज वेजेस के हिसाब से ही अदायगी करेंगे और आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है आप उसको उसकी जो भी लेंथ ऑफ सर्विस बनती है उसकी अदायगी 26 दिन के हिसाब से करेंगे। क्योंकि बेसिकली ग्रेजुटी वर्कर अपनी लेंथ ऑफ सर्विस के साथ अर्न कर रहा होता है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो लास्ट वेज है उस पर उसकी अदायगी होती है। लिहाजा जो चीज ऑलरेडी अर्न हो चुकी हो उस पे बेशक लॉ अमेंड हो रहा है, लॉ अपनी जिस टाइम वो एप्लीकेबल हो रहा है उससे ऑनवर्ड तो आप उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बैकवर्ड जो चीज ऑलरेडी अर्न की जा चुकी है उस पे आप उस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा जिस टाइम वो रेट रिवाइज हुआ है उससे ऑनवर्ड वो रेट अप्लाई होगा, उससे बैकवर्ड वो रेट अप्लाई नहीं होगा। एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया कि कानूनी तौर पर एम्प्लॉयर 3 में से कोई एक टर्मिनल बेनिफिट वर्कर को देने का पाबंद है। अब अगर तो एम्प्लॉयर चाहे तो वो वर्कर को जैसे कि रेट है पाकिस्तान के काफी एरियाज में 30 डेज वेजेस का, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वर्कर को 30 दिन से ज्यादा की वेज भी दे सकता है। लेकिन क्योंकि लॉ मिनिमम क्राइटेरिया डिफाइन करता है, आप 30 दिन से कम की वेज नहीं दे सकते वर्कर को। अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयर अगर चाहे तो अपनी गुड विल पे वर्कर को 30 दिन से ज्यादा की वेजेस भी दे सकता है, 30 दिन से कम की वेजेस किसी सूरत में नहीं देगा। और सिंध में जो है वो 26 दिन से कम की वेजेस नहीं अदा होंगी, इससे ज्यादा बेशक एम्प्लॉयर अपनी गुड विल पे अपने वर्कर्स को बेनिफिट्स दे सकता है। एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन केस किसी इदारे में एम्प्लॉयर ना के सिर्फ अपने वर्कर्स को बल्कि अपने जो मैनेजमेंट कैडर स्टाफ है उनको भी ग्रेजुटी की अदायगी करता है, जस्ट टू मेंटेन यू कैन से इंटरनल इक्विटी। तो ऐसे में अगर एम्प्लॉयर खुद से मैनेजमेंट कैडर के लिए कुछ रूल्स डिफाइन करना चाहे जिसमें बेशक एम्प्लॉयर मैनेजमेंट कैडर के स्टाफ को 30 दिन से कम भी ग्रेजुटी अगर देना चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि लॉ ने
जस्ट वर्कर्स को कवर किया है, मैनेजमेंट कैडर लॉ के स्कोप में नहीं आ रहा। लिहाजा अगर उनके लिए एम्प्लॉयर कुछ ग्रेजुटी के रूल्स चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर कम पे भी पे करना चाहता है, कम रेट पे, तो वो कर सकता है। लेकिन ये रूल्स वर्कर के लिए अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वर्कर के जो बेसिकली रूल्स हैं वो ऑलरेडी लॉ ने डिफाइन कर दिए हैं। आप उस रेट से कम पे उनको अदायगी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अगर करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आखिर में एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी इदारे में लेट से एम्प्लॉयर ग्रेजुटी भी अदा करता है और प्रोविडेंट फंड भी अदा करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुड विल, तो एम्प्लॉयर ऐसा बिल्कुल कर सकता है कि एक से ज्यादा टर्मिनल बेनिफिट भी एम्प्लॉयर दे सकता है। लेकिन एट सम पॉइंट एम्प्लॉयर को ये लगता है कि अब उसे दोनों की बजाय कोई एक टर्मिनल बेनिफिट ही देना चाहिए। इससे पहले वो एक से ज्यादा दे रहा था, दो टर्मिनल बेनिफिट दे रहा था, लेकिन अब से ऑनवर्ड वो ये चाहता है कि एक दो की बजाय एक ही अदा किया जाए। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि यस, एम्प्लॉयर जब तक वो चीज देना चाहता है तो वो देता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि दो में से कोई एक अब दिया जाए तो वो ये चीज अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। ये चीज किसी भी बेनिफिट की जो यू कैन से टर्मिनेशन होती है वो एम्प्लॉयर अकेले नहीं कर सकता, बल्कि ये चीज जो है वो हमेशा म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ डिसाइड की जाती है। बेसिकली आपके इदारे में जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे म्यूचुअली डिसाइड किए बगैर आप कोई बेनिफिट टर्मिनेट नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप इदारे में एक से ज्यादा कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो जब तक आप देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन जब आप उसे टर्मिनेट करना चाहें तो ये म्यूचुअल कॉन्सेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयर इंडिविजुअली ये डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये हमारा आज का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि मैं इसके तमाम एस्पेक्ट्स कवर कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ या आप कुछ और जानना चाहते हैं इस लॉ से रिलेटेड, किसी भी लेबर लॉ से रिलेटेड या किसी भी एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।